पिछले एपिसोड 134 में हमने देखा था वैंगलिन अब ये समझ चुका था कि लेवल 8 की स्यूडो डिवाइन पिल कोई सिंपल ट्रेजर नहीं बल्कि एक केयरफुली सेट किया गया जाल है। ये जानकारी उसे सनटाई से मिली थी। इसी दौरान संजी उसे टेस्ट करने के लिए खुद सामने आता है और बिना वार्निंग दिए उस पर हमला करता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैंगलिन इस अटैक से बचने या पीछे हटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो जानबूझकर इस पूरे सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा है कि ये सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि एक बिगर प्लान का हिस्सा है। इसके बाद सिचुएशन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां वैंगलिन खुद अपनी मर्जी से संजी के साथ ऑक्शन हाउस पहुंचता है। बावी टावर के ऑक्शन में आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम के रूप में वही लेवल 8 की स्यूडो डिवाइन पिल सामने लाई जाती है। उसकी स्टार्टिंग प्राइस जानबूझकर 10,000 सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल रखी जाती है ताकि वो एक नॉर्मल ऑक्शन लगे, लेकिन असल में पूरा माहौल पहले से कंट्रोल में होता है। सन फैमिली पहले ही बाकी सभी कल्टिवेटर्स को इनडायरेक्टली थ्रेटन कर चुकी होती है, इसलिए पूरे हॉल में कोई भी बिडिंग करने की हिम्मत नहीं करता। अब यहाँ सबसे क्रूशियल मोमेंट आता है। वैंगलिन पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। उसे पता है कि ये साइलेंस नेचुरल नहीं है बल्कि डिलिबरेटली क्रिएट किया गया है ताकि वो खुद मजबूर होकर बिड करे और ट्रैप में फंस जाए। लेकिन यहाँ स्टोरी ट्विस्ट लेती है। वैंगलिन एक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट नहीं करता। वो ना तो ग्रीड दिखाता है और ना ही हेजिटेशन। इसके बजाय वो पूरे गेम को उल्टा घुमा देता है। वो अचानक ऊंची आवाज में बोलता है वो इस पिल के लिए बिड करेगा, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 1 सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल लगाता है और साथ ही साफ कह देता है अगर बेचना है तो इसी में बेचो, वरना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर ऑक्शन में बैठे सभी कल्टिवेटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। सभी सोच रहे थे कि आखिर ये कल्टिवेटर है कौन। अब आगे एपिसोड 135 की शुरुआत बिल्कुल उसी मोमेंट से कंटिन्यू होती है जहां पूरे ऑक्शन हॉल में सन्नाटा छा गया था और सभी लोग हैरानी से वैंगलिन को देख रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। सिर्फ एक सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल में इतनी कीमती लेवल 8 की स्यूडो डिवाइन पिल। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, ये आदमी है कौन? पागल हो गया है क्या? या फिर मजाक कर रहा है? लेकिन असली प्रेशर उस ऑक्शन होस्ट पर था। वो अंदर ही अंदर घबरा चुकी थी, क्योंकि अगर वो इस डील को एक्सेप्ट करती है तो सबको साफ दिख जाएगा कि ये पूरा ऑक्शन फिक्स था, और अगर रिजेक्ट करती है तो सीधे सन फैमिली के आदेश के खिलाफ जाना होगा। यानी दोनों तरफ खतरा था, या रेप्यूटेशन जाएगी या जान। उधर संजी इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहा था और वो समझ चुका था कि वैंगलिन ने इस खेल को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसलिए वो उल्टा उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम सच में जीनियस हो। अब होस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो मजबूरी में अनाउंस करती है कि क्योंकि सिर्फ वैंगलिन ने बिड किया है, इसलिए ये ट्रेजर उसी का हुआ, सिर्फ एक सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल में। ये सुनते ही पूरा हॉल हिल जाता है। लोग शौक में एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या बावी टावर वाले पागल हो गए हैं, लेकिन कोई भी खुलकर सवाल करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। वैंगलिन बिना किसी एक्साइटमेंट के बिल्कुल शांत तरीके से पिल ले लेता है, जैसे ये उसके लिए पहले से तय था। फिर वो संजी की तरफ देखकर सीधा कहता है मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे जाने की इजाजत चाहिए। और बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो वहीं से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। पीछे खड़ा संजी बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है, क्योंकि अब उसके पास रोकने का कोई रीजन नहीं बचा था। इसके बाद सीन बदलता है। अब वैंगलिन अकेला शहर की गलियों में धीरे धीरे चल रहा है। बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन उसका माइंड अभी भी पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुकता है और बिना मुड़े ही पूछता है कौन है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने होता है सनटाई, लेकिन इस बार सनटाई पहले जैसा नहीं था। पहले वो पावर के पीछे भागने वाला बेचैन इंसान था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति आ चुकी थी, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। वो धीरे धीरे आगे आता है और बिना ज्यादा बात किए अपना स्टोरेज बैग निकालकर वैंगलिन की तरफ बढ़ा देता है। वो कहता है इसमें 50,000 से ज्यादा सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स हैं और कुछ पिल रिफाइनिंग और आर्टिफैक्ट फॉर्जिंग टेक्निक्स भी हैं। ये सब मैंने सालों में इकट्ठा किया था ताकि एक दिन अपनी कल्टीवेशन वापस पा सकूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तुम इसे रख लो, मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर। ये कोई साधारण जेस्चर नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जिसने आखिरकार अपनी चाहतों को छोड़ दिया था और अब बिना किसी लालच के सब कुछ किसी और को सौंप रहा था। इस मोमेंट पर वैंगलिन सच में चौंक गया था। सनटाई का ये बदला हुआ रूप उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो बिना कुछ बोले वो स्टोरेज बैग अपने पास रख लेता है, लेकिन उसके मन में पुरानी यादें चलने लगती हैं। वो टाइम जब दोनों के बीच नफरत थी, जब सनटाई उसकी जान लेना चाहता था, और वही सनटाई जो कभी मजबूरी में उसका सर्वेंट बना था, आज बिना किसी लालच के सब कुछ उसे सौंप रहा है। वैंगलिन गहरी सोच में चला जाता है। उसे अपने लाइफ के वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। लाइफ और डेथ के बीच झूलना, कभी वीक होना, कभी बेहद पावरफुल बनना, और ग्रेटिट्यूड और रिग्रेट दोनों को महसूस करना। वो समझने लगता है कि हर चीज का एक कारण होता है और हर कारण का एक असर। वो ये भी रियलाइज करता है कि सनटाई का इस दुनिया में आना भी कहीं ना कहीं उसी की वजह से था, और शायद वही वजह बनी उसकी इस इनर पीस की भी। यहीं से वैंगलिन की अंडरस्टैंडिंग एक लेवल और ऊपर जाती है। लाइफ, डेथ और रीइंकार्नेशन के बाद अब वो कॉज एंड इफेक्ट को समझने लगता है। उसके लिए ये सिर्फ कल्टिवेशन नहीं रहा, ये एक रियलाइजेशन बन चुका था।
इसके बाद वो वहां से निकल जाता है और एक सुनसान जगह रानयून प्लैनेट के सुनसान प्लेस में पहुंचता है। वहां खड़े होकर वो अपने रिसोर्सेज का हिसाब लगाता है। अब उसके पास करीब 3 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स हैं। वो जानता है कि ये अमाउंट बेयरली इनफ है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। वो बिना डिले किए सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स बाहर निकालता है और जमीन पर फैलाकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाता है। साथ ही अपनी 7 सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। फिर वो बैठकर कल्टिवेशन शुरू करता है। अगले ही पल वो सारे क्रिस्टल्स एक साथ शैटर हो जाते हैं और उनकी प्योर एनर्जी बाहर निकलकर वोर्टेक्स की तरह घूमने लगती है। वैंग लिन की 7 सोर्ड्स तेजी से घूमते हुए उस एनर्जी को गैदर करके उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने लगती हैं। एक ही बार में इतनी मैसिव एनर्जी उसकी बॉडी में भर जाती है कि वो खुद कंट्रोल करने के लिए चिल्ला उठता है और वो एनर्जी आसमान तक टकराने लगती है। ये सीन इतना इंटेंस था कि दूर दूर तक सभी कल्टिवेटर्स इसे महसूस कर लेते हैं। रान सुफेंग, संजी और झाओ फैमिली के लोग सब शॉक में आ जाते हैं। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि ये सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं, ये एक वार्निंग भी है। वांग लिन की बॉडी पर एनर्जी ओवरलोड की वजह से क्रैक्स दिखने लगते हैं, लेकिन वो काम रहकर एनालाइज करता है। अब उसके पास एनर्जी तो इनफ है, लगभग मिड स्टेज असेंडेंट के बराबर, लेकिन सिर्फ एनर्जी काफी नहीं। उसे अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की अंडरस्टैंडिंग भी और डीपन करनी होगी। यहीं वो अगला स्टेप प्लान करता है। अगर उसे आगे बढ़ना है तो सिर्फ कल्टिवेशन नहीं, रिसोर्सेज भी चाहिए। और उसके दिमाग में एक साफ सोच बनती है। सन, रैन और झाओ फैमिलीज ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की थी। अब वही लोग उसकी कीमत चुकाएंगे। अगर वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो बदले में उन्हें खाली नहीं छोड़ेगा। वो प्रैक्टिकली डिसाइड कर लेता है उनकी जान बचाने की कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। तभी रान सुफिंग वहां पहुंच जाता है। वो वैंग लिन को देखकर शॉक हो जाता है। तो इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कंफर्म करने के लिए अटैक करने का सोचता है, लेकिन वैंग लिन उससे पहले रिएक्ट करता है। बस एक हाथ के इशारे से वो अपना सेलेस्टियल गार्ड समन कर देता है। शैडो मूवमेंट के साथ वो गार्ड इंस्टेंटली रान सुफेंग तक पहुंचता है। रैन सुफेंग अटैक करता है, लेकिन गार्ड सिर्फ एक पाम स्ट्राइक में उसका अटैक खत्म कर देता है और वही स्ट्राइक सीधे उसे हिट कर देती है। रैन सुफेंग बुरी तरह घायल हो जाता है, खून उगलते हुए पीछे गिरता है। वो किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर है। उसे समझ आ जाता है अगर वैंग लिन सच में उसे मारना चाहता तो अभी वो जिंदा नहीं होता। ये अटैक वार्निंग था और अब उसे साफ दिख रहा था वो किस लेवल के इंसान से उलझ चुका है। अब डर पूरी तरह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, वैंग लिन आखिर किस लेवल पर है? क्योंकि वो उसकी ट्रू कल्टिवेशन सेंस ही नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगता है कि शायद ये असेंडेंट ग्रेड परफेक्शन पर है या उससे भी ऊपर। दूसरी तरफ वैंग लिन भी अब सीधे मुद्दे पर आता है। वो उसे साफ शब्दों में कहता है कि तुम लोगों ने मुझे स्कीम बनाकर इस जाल में फंसाने की कोशिश की और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ये सुनते ही रान सुफिंग तुरंत झुक जाता है, माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब उनकी मजबूरी थी। हुआन फैमिली का खतरा इतना बड़ा है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वैंग लिन को बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे बीच में ही रोक देता है और साफ कहता है अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब असली ट्विस्ट यहीं आता है। वैंग लिन अपनी शर्त रखता है। वो कहता है कि रैन फैमिली को अपने 90% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स देने होंगे। ये सुनते ही रान सुफिंग हिल जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वैंग लिन तुरंत बाकी दोनों को भी सामने आने को कहता है। जैसे ही संजी और झाओ चेन सामने आते हैं, वो उन्हें भी कंडीशन सुनाता है। सन फैमिली को 70% और झाओ फैमिली को 90% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स देने होंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली झटका अभी बाकी था। वैंग लिन आगे कहता है कि 4 साल पहले जिस कल्टिवेटर को मारकर उन्होंने लेवल 8 स्यूडो डिवाइन पिल्स हासिल की थी, जो कि हुआन फैमिली का मेंबर था, उसका पूरा स्टोरेज बैग, उसके सारे रेलिक्स और बची हुई सारी पिल्स भी उसे चाहिए। एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तीनों कल्टिवेटर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिमांड नहीं थी, ये प्रैक्टिकली उनकी पूरी वेल्थ छीनने जैसा था। लेकिन वैंग लिन अभी भी नहीं रुकता। वो आखिरी कंडीशन रखता है कि फ्यूचर में अगर उसे कल्टिवेशन के लिए और सेलेस्टियल जेड की जरूरत पड़ी तो ये तीनों फैमिलीज उसे सप्लाई करेंगी। यानी अब सिर्फ एक डील नहीं हुई थी, ये लाइफ लॉन्ग ऑब्लिगेशन बन चुका था। और अंत में वो साफ कह देता है, या तो ये सब मान लो और मेरी प्रोटेक्शन पाओ, या फिर अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। उसकी शर्तें सुनने के बाद तीनों एंसेस्टर्स संजी, रान सुफेंग और झाओ चेन गहरी सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी डिमांड नहीं थी। ये प्रैक्टिकली उनकी पूरी वेल्थ और फ्यूचर को दांव पर लगाने जैसा था। सबसे पहले संजी आगे बढ़ता है और बिना ज्यादा डिले किए साफ कह देता है कि उसकी सन फैमिली इन शर्तों को एक्सेप्ट करती है। 70% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल देने के लिए तैयार है, बस बदले में उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। उसके तुरंत बाद रान सुफिंग भी आगे आता है और मजबूरी में अग्री करता है। वो 90% सेलेस्टियल जेड देने को तैयार है, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब उनकी नजरें झाओ चेन पर टिक जाती हैं, जो अब तक खामोश खड़ा था। लेकिन यहाँ प्रेशर साफ दिखता है। रान सुफिंग उसे याद दिलाता है कि 4 साल पहले जो एम्बुश हुआ था उसमें वो तीनों साथ थे, इसलिए अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है।
वहीं संजी भी इनडायरेक्टली समझा देता है कि अगर अभी फैमिली बच गई तो रिसोर्सेज बाद में वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आज सब खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरकार जाओचेन भी एक लंबी सांस लेकर मान जाता है और अपना स्टोरेज बैग आगे बढ़ा देता है। इस तरह तीनों फैमिलीज अपनी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाती हैं और साथ ही संजी उस मरे हुए हुआन क्लैन मेंबर का स्टोरेज बैग भी वांग लिन को दे देता है, जिसमें उसके सारे रेलिक्स और सीक्रेट्स मौजूद थे। वांग लिन बिना किसी इमोशन के वो सारे स्टोरेज बैग्स अपने पास रख लेता है और साफ कहता है कि अब वो क्लोज डोर कल्टीवेशन करने जा रहा है। जब तक जरूरी ना हो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, और जब हुआन क्लैन आएगा तब वो खुद एक्शन लेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब वांग लिन अपने केव में है, जहां वो उस हुआन क्लैन मेंबर के स्टोरेज बैग को डिटेल में चेक करता है। पहली नजर में सब नॉर्मल लगता है, कुछ कपड़े, जेड पेंडेंट्स और कुछ गोल्डन ऑरा क्रिस्टल्स। लेकिन वांग लिन जानता है कि असली चीज सरफेस पर नहीं होती। उसे एक आइडेंटिटी मेडालियन मिलता है जो दिखने में सिंपल था, लेकिन उसे शक हो जाता है। वो तुरंत अपना सेलेस्टियल गार्ड समन करता है और उसे उस मेडालियन के अंदर एक्सप्लोर करने भेजता है। अंदर जो उसे मिलता है वो शॉकिंग था, एक हिडन स्पेस, और वहाँ एक पीकॉक फेदर जैसा सिंबल जो बताता है कि ये कोई नॉर्मल आइटम नहीं बल्कि एक सीक्रेट टेक्निक से जुड़ा हुआ मीडियम है जो उस कल्टिवेटर की सोल फ्लेम से लिंक्ड था। यानी जैसे ही वो कल्टिवेटर मरा होगा उसकी डेथ की खबर सीधा हुआन फैमिली तक पहुंच गई होगी। लेकिन असली जैकपॉट अभी बाकी था। वांग लिन एक जेड पेंडेंट को एनालाइज करता है जिसमें मरने से पहले उस कल्टिवेटर ने एक इन्फॉर्मेशन इम्प्रिंट की थी प्लैनेट यंगशिया के बारे में, जहां गोल्डन फ्लेम और गोल्डन वेन्स मौजूद हैं। ये सुनते ही वांग लिन सच में शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही मिसिंग पीस था जिसकी उसे जरूरत थी उसके हेवन डिफाइंग बीड को कंप्लीट करने के लिए। बाकी सारे एलिमेंट्स वो पहले ही कलेक्ट कर चुका था, बस यही गोल्डन एट्रीब्यूट मिसिंग था। वो तुरंत संजी को मैसेज भेजता है और ऑल हेवन स्टार सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन मांगता है। जैसे ही उसे डेटा मिलता है वो कंफर्म कर लेता है कि प्लैनेट यंगशिया सच में मौजूद है और अब उसका अगला टारगेट क्लियर हो चुका था। बिना वक्त गवाए वो प्लैनेट छोड़ने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो उड़ान भरता है तीनों एंसेस्टर्स फिर से उसके सामने आ जाते हैं। उनके चेहरों पर साफ डर है। वो पूछते हैं कि क्या वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। संजी ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उन्होंने उस पर भरोसा किया है और हुआन फैमिली कभी भी हमला कर सकती है। लेकिन यहाँ वांग लिन का जवाब बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल होता है। वांग लिन कहता है, जब ज़ूमू वादा करता है तो वो उसे निभाता है। ये सुनकर तीनों चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास ना सवाल बचा था ना ऑप्शन। और ठीक उसी वक्त माहौल बदलने लगता है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ से स्टोरी एकदम एक्सप्लोसिव फेज में एंटर करती है। जैसे ही माहौल शांत होता है अचानक आसमान का रंग बदल जाता है। चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है और ये देखते ही रान सुफेंग घबराकर समझ जाता है हुआन फैमिली आखिरकार पहुंच चुकी है। उसी पल हवा में एक विशाल स्पेस टाइम क्रैक खुलता है और उसके अंदर से एंट्री होती है हुआन डोंग की, जो अपने स्टार कंपस पर खड़ा होकर आते ही ऐलान करता है कि वो सेकंड रैंक क्लैन गार्डियन है और इस प्लैनेट के सारे असेंडेंट कल्टिवेटर्स उसके सामने पेश हों। उसकी आवाज के साथ ही उसका डिवाइन फॉर्म समन होता है और सिर्फ एक इशारे से वो तीनों एंसेस्टर्स पर इतना भयानक प्रेशर डाल देता है कि वो हिल भी नहीं पाते। लेकिन यहीं पर सीन पलट जाता है, क्योंकि जहां हुआन डोंग अपनी ताकत दिखा रहा था वहीं वांग लिन की प्रेजेंस उससे कहीं ज्यादा भारी थी। उसका डिवाइन फिगर इतना विशाल था कि हुआन डोंग का पूरा डिवाइन फॉर्म उसके एक हाथ के बराबर लग रहा था। गुस्से में वांग लिन बस अपना हाथ उठाता है और गुस्से में कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। और जैसे ही वो अपनी मुट्ठी बंद करता है उसका डिवाइन पावर सीधे हुआन डोंग के डिवाइन फॉर्म को क्रश कर देता है। उसी पल हुआन डोंग खून उगलने लगता है और तीनों एंसेस्टर्स पर पड़ा प्रेशर भी खत्म हो जाता है। अब तक जो खुद को शिकारी समझ रहा था वो समझ चुका था कि वो गलत जगह आ गया है, लेकिन ईगो अभी बाकी था। इसलिए वो गुस्से में फिर से वांग लिन पर हमला करता है एक पावरफुल स्लैश अटैक के साथ, लेकिन वांग लिन उसे ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। अब हुआन डोंग के चेहरे पर पहली बार डाउट आता है। वो पूछता है, तुम हो कौन? और यहीं वांग लिन का जवाब उसकी असली लेवल दिखा देता है, मेरा नाम जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। और अगले ही पल सीन पूरी तरह बदल जाता है। वांग लिन अपनी 2 उंगलियों की पावर एक्टिवेट करता है और उसके पीछे एक भयानक एंशिएंट थंडर ड्रैगन समन होता है। वो उस ड्रैगन की सारी लाइटनिंग एनर्जी अपनी फिंगर्स में कॉन्सेंट्रेट करता है और एक ही शब्द बोलता है, अनाइहिलेशन। जो लाइटनिंग स्ट्राइक निकलती है वो सीधी हुआन डोंग की तरफ जाती है। वो बचने के लिए डिफेंसिव बैरियर बनाता है, लेकिन वो बैरियर 1 सेकंड भी टिक नहीं पाता और अटैक सीधे उसे हिट करता है। इस बार हुआन डोंग पूरी तरह हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल असेंडेंट कल्टिवेटर नहीं है और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, भागो। वो तुरंत पीछे हटता है और एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन उसे जाने नहीं देता। वो अपनी 7 स्वॉर्ड स्पिरिट समन करता है जो कंबाइन होकर एक भयानक गोल्डन क्यानकुन बीस्ट बन जाते हैं। वो बीस्ट सीधे हुआन डोंग के पीछे पड़ जाता है। डर के मारे हुआन डोंग वॉइड ओपन करके टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। पहले पल में ऐसा लगता है कि वो बच गया। अगले ही मोमेंट क्यानकुन बीस्ट जोर से दहाड़ता है और उसकी प्रेशर वेव के कारण हुआन डोंग वापस खींचकर उसी जगह समन हो जाता है।
इस बार उसके चारों तरफ 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो पूरी तरह जकड़ लिया जाता है। अब उसके पास ना भागने का रास्ता था, ना लड़ने की ताकत। वांग लिन और बाकी तीनों एंसेस्टर्स उसके सामने खड़े होते हैं और अब रूल्स पूरी तरह उलट चुके थे। जो अभी तक धमकी दे रहा था, अब खुद फंसा हुआ था। फिर भी आखिरी कोशिश में हुआन डोंग गरजता है। वो हुआन फैमिली का नाम लेकर धमकी देता है कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो न सिर्फ वांग लिन बल्कि उसके सारे करीबियों को भी मार दिया जाएगा। रान सुफेंग ये सब सुनकर अंदर ही अंदर समझ चुका था कि हुआन क्लान अब रुकने वाला नहीं है जब तक वो तीनों फैमिलीज को पूरी तरह खत्म ना कर दे। लेकिन इसी के साथ एक और रियलाइजेशन भी आता है, अगर आज वैंग लिन यहाँ नहीं होता तो उनका बचना नामुमकिन था। मतलब अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक ही इंसान है, जू मू यानी वैंग लिन। इसी टेंशन में रान सुफेंग आगे बढ़कर हुआन डोंग से पूछता है कि वो यहाँ आखिर किस मकसद से आया है, लेकिन हुआन डोंग सीधा इंसल्ट करता है। कहता है कि तुम खुद प्लैनेट के पेट्रियार्क हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ। और फिर वो सच्चाई सामने रख देता है। 4 साल पहले जो एम्बुश हुआ था जिसमें हुआन क्लान के मेंबर को मारा गया था, उसमें ये तीनों रान सुफेंग, संजी और झाओचिन शामिल थे। और अब सजा सिर्फ उनकी मौत नहीं होगी बल्कि उनके पूरे ब्लड लाइन का खात्मा होगा। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। रान सुफेंग तुरंत पीछे हटता है और साफ कह देता है, फेलो डाओइस्ट ज़ूमू, अब ये आदमी आपके हवाले है, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। यानी अब वो पूरी तरह वैंग लिन पर डिपेंड हो चुके थे। लेकिन यहीं एक डेंजरस ट्विस्ट आता है। हुआन डोंग डरते हुए भी आखिरी ट्रम्प कार्ड खेलता है। वो बताता है कि हुआन क्लान का पेट्रियार्क वापस आ चुका है और उसकी कल्टिवेशन सेकंड स्टेप तक पहुंच चुकी है, इल्यूजरी यिन और कॉर्पोरियल यांग रेल्म को पार कर चुका है। ये सुनकर पहली बार सिचुएशन सीरियस हो जाती है क्योंकि ये लेवल अब तक के सभी ओपोनेंट से ऊपर है। वैंग लिन तुरंत कैलकुलेट करता है, ये फाइट सिर्फ पावर की नहीं, टाइमिंग की भी है। वो बिना कुछ बोले अपनी फॉर्मेशन डीएक्टिवेट कर देता है। वो समझ चुका था कि अभी खुद को रिवील करना या अननेसेसरी रिस्क लेना सही नहीं होगा, इसलिए वो हुआन डोंग को अपने कंट्रोल में रखते हुए उसे तीनों एंसेस्टर्स के हवाले कर देता है और कहता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे और काम पूरे करने हैं। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन पीछे क्या हो रहा है वो और भी खतरनाक है। तीनों एंसेस्टर्स अपनी पावर्स एक्टिवेट करके धीरे धीरे हुआन डोंग की तरफ बढ़ रहे थे। अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। डर के मारे हुआन डोंग तुरंत चिल्लाता है। वो बताता है कि वो हुआन मी का पर्सनल गार्ड है और हुआन मी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उनके क्लान लीडर की पर्सनल डिसाइपल है, जिसे दूसरे स्टार सिस्टम ऑल हेवन स्टार सिस्टम से लाया गया है। यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्लान में बेहद ऊंची है। और यहीं सब कुछ अचानक रुक जाता है क्योंकि जैसे ही वांग लिन ये नाम सुनता है वो तुरंत रुक जाता है। हुआन मी, उसकी आवाज में अब क्यूरियोसिटी नहीं कुछ और था। वो सीधा पूछता है, इसका असली नाम क्या है? हुआन डोंग डील करने की कोशिश करता है, कहता है पहले मुझे छोड़ो फिर बताऊंगा। लेकिन वो भूल चुका था वो किससे बात कर रहा है। अगले ही पल वांग लिन सीधे उसकी खोपड़ी पकड़कर अपनी सोल सर्च टेक्निक एक्टिवेट करता है और जो उसे पता चलता है वो उसे अंदर से हिला देता है। हुआन मी कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दुश्मन मिस लियू मे थी। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये डेस्टिनी का कोलिजन था। वांग एन के अंदर का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वो सोचता है कि ये औरत ना सिर्फ बच गई बल्कि उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ पहुंची और इस बार वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। गुस्से में वो अपने हाथ का प्रेशर बढ़ाता है और हुआन डोंग की खोपड़ी वहीं क्रश कर देता है। वांग लिन उसकी सोल को भी अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग में सील कर देता है और इसी मोमेंट के साथ एक नई दुश्मनी ऑफिशियली शुरू हो जाती है, वांग लिन वर्सेस हुआन क्लान। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा, अब ये पर्सनल वॉर बन चुका है। वैंग लिन बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार कंपास निकालता है और सीधे प्लैनेट यंगशा की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि अब उसका अगला टारगेट क्लियर है, गोल्डन फ्लेम और गोल्डन वेन्स। लेकिन जाते वक्त संजी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि हुआन डोंग की मौत कोई छोटी बात नहीं है। वो साफ कहता है कि जैसे ही हुआन फैमिली को ये खबर मिलेगी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद बदला लेने जरूर आएंगे। यानी डेंजर अब टलने वाला नहीं बल्कि और बढ़ने वाला है। लेकिन वांग लिन यहाँ भी बिल्कुल काम रहता है। वो बस इतना कहता है, फिक्र मत करो, 3 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम करना है। और बिना पीछे देखे वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब हम पहुंचते हैं 1000 इल्यूजरी प्लैनेट पर जहां हुआन फैमिली का असली सेंटर है। वहां एक एल्डर आकर रिपोर्ट करता है कि हुआन डोंग की सोल फ्लेम बुझ चुकी है, यानी उसकी मौत कंफर्म हो चुकी है और लोकेशन है प्लैनेट रन यून। ये सुनकर भी हुआन फैमिली का लीडर हुआन वोकिंग बिल्कुल शांत रहता है। तभी एल्डर सुझाव देता है कि अगर ऑर्डर मिले तो तुरंत फोर्सेस भेजकर पूरे प्लैनेट रानयून को खत्म किया जा सकता है, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यहीं पर हुआन वोकिंग का असली माइंडसेट सामने आता है। वो कहता है कि रानयून प्लैनेट उसके लिए कुछ भी नहीं, उसे मिटाना तो एक इशारे की बात है। लेकिन वो ये काम खुद नहीं करेगा क्योंकि हुआन डोंग सिर्फ कोई गार्डियन नहीं था, वो हुआन मी का पर्सनल गार्ड था और इसलिए बदला लेने का हक भी उसी का है। यानी अब ये सिर्फ क्लैन वॉर नहीं रहा, ये पर्सनल रिवेंज बन चुका है।
फिर वो ऑर्डर देता है कि हुआनमी का ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट तुरंत कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि जब तक वो टेक्निक कंप्लीट नहीं होती तब तक उसकी बॉडी में पूरी तरह हुआन फैमिली ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद वो अपनी मर्जी से बदला ले सकती है। और यही बात खत्म नहीं होती। हुआन वुकिंग एक और ऑर्डर देता है। वो कहता है कि जब तक हुआनमी तैयार नहीं हो जाती तब तक पूरे प्लैनेट रान यून को सील कर दिया जाए, सारे वॉइड पैसेजेस ब्लॉक कर दिए जाएं और एक स्टार लॉकिंग ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट की जाए ताकि कोई भी अंदर बाहर ना जा सके। हर मूवमेंट, हर एंट्री, हर एग्जिट, सब कुछ हुआन फैमिली के कंट्रोल में हो। मतलब साफ है, अब ये सिर्फ अटैक नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन है। और दूसरी तरफ वैंग लिन को अभी तक इसका अंदाजा भी नहीं है। वो पहले ही रान यून प्लैनेट छोड़ चुका है और अब प्लैनेट यंगशिया के सामने पहुंच चुका है, वो जगह जहां उसे वो मिसिंग पीस मिलने वाला है जो उसकी कल्टीवेशन को एक नए लेवल पर ले जाएगा। बिना किसी हेजिटेशन के वो उस प्लैनेट के अंदर प्रवेश करता है गोल्डन फ्लेम और गोल्डन वेन्स को हासिल करने के लिए। और इसी के साथ एपिसोड 135 खत्म होता है।